लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन सा है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, करंट में बना हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, तो ये बनाया कहाँ गया है? तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये जो ब्रिज बना हुआ है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि किस नदी पर बना हुआ है। तो ये जो नदी है ये आर्क ब्रिज है, इसको गोल्डन ब्रिज नाम दिया गया है और नीचे इसके जो है ये नदी है और इसके ऊपर जो है ये आपका जो ब्रिज बना हुआ है ये रेलवे लाइन है। तो इसमें अभी अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी गई है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने जो है इसकी मान्यता भी दे दिया है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। तो चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बना हुआ है और अपने भारत में है। और भारत में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है जीएस का? तो आप लिख सकते हैं चिनाब नदी। अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप नोट करिए हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से कहाँ से निकलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बारालाचा के दर्रे से। बारालाचा के दर्रे से। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी, ये जो सिंध समझौता 1960 हुआ था उसमें ये चिनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान को मिला था यूज़ करने के लिए और भारत को 20% पानी यूज़ करने के लिए मिला था। तो चिनाब नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं जिसका पाकिस्तान विरोध करता है। और बनाया किसने है? भारत ने बनाया है। वो भारत ने कौन कौन सी परियोजनाएं बनाया है जिसका पाकिस्तान विरोध करता है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, कौन सी है? तो एक आपकी मंगलहारी परियोजना है, मंगलहारी परियोजना। और एक बनी हुई है चिनाब नदी पर जिसको हम बोलते हैं दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, इनको भी नोट कर लीजिए। ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दुलहस्ती परियोजना और मंगलहारी परियोजना ये किन नदियों पर बनी हुई हैं जिसका पाकिस्तान विरोध करता है? तो भारत ने बनाया है, पाकिस्तान इनका विरोध करता है। तो ये चिनाब नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। लिखा हुआ है कि जलवायु सम्मेलन 2024 अभी हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत बड़ा टॉपिक है जलवायु सम्मेलन और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जर्मनी के वान में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी के वान में इसका आयोजन हुआ है। आयोजनकर्ता कौन है इसका? अगर हम बात करें आयोजनकर्ता कौन है, तो इसका आयोजनकर्ता, ये कौन करता है ये सब काम? आयोजनकर्ता एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आयोजन करता है UNFCCC। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे UNFCCC के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको थोड़ा सा आप नोट करिए। UNFCCC आप इसको नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज। ये आपका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, तो इसको भी आप नोट करिए। ये एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। जब स्थापना, 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। जब आपका रियो सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन? रियो सम्मेलन। और रियो सम्मेलन को ही हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इसको भी नोट करिए, पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था? तो रियो सम्मेलन क्यों नाम दिया गया था कि पृथ्वी सम्मेलन आपका ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन नाम दिया गया था। कब हुआ था? इसकी डेट है 1992 में। तो ये घोषणा की गई थी कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ी संस्था हुई और संस्था का नाम था UNFCCC। लेकिन स्थापना और इसकी मंजूरी कब दी गई? तो इसके 2 क्वेश्चन हैं। घोषणा कब की गई? 1992 में, लेकिन स्थापना 1994 में की गई थी।
UNFCCC के द्वारा ही आपने पढ़ा होगा कोप 1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो जलवायु के लिए काम करती हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो कोप सम्मेलन होते हैं कोप, तो कोप की स्थापना जब कोप 1 था, इसकी स्थापना अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया था, तो UNFCCC ने किया था। UNFCCC ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसने किया था। UNFCCC ने कोप 21 की स्थापना कब किया था, सबसे पहली बार कब स्थापना हुआ था, तो 1995 में। और कोप 21 का आयोजन सबसे पहली बार यहाँ किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था जर्मनी के वान में। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के वान में 1995 में कोप 1 का आयोजन किया गया था। लेकिन इस समय जो वर्तमान की हम बात करें तो कौन सा कोप चल रहा है, तो इसमें आपका इस समय चल रहा है कोप 29। अगर हम बात करें कोप 29 का आयोजन कहाँ होगा, अभी 2024 में ही होगा, तो ये कहाँ होगा, तो इसका आप नोट कर लीजिए। ये अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की अजरबैजान की राजधानी बाकू, यहाँ पे इसका आयोजन होगा कोप 29 2024। लेकिन अगर हम पिछली क्लासों में जाएं तो कोप इसमें पूछ सकता है कि 28 का आयोजन कहाँ हुआ था या कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कोप 1 को याद रखना है, कोप 29 को याद रखना है, कोप 28 को याद रखना है और कोप 27 को याद रखना है। कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। और कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मिस्र में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जीएस के लिए बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये देखिए इधर, ये बाकू लिखा है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। तो एक क्वेश्चन आपसे नोट बना के लिख लीजिए, ये एग्जाम वाले खूब पूछते हैं कि जो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये पहली राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर है। कौन से तट पर है, कैस्पियन सागर झील जो है इसके तट पर पूछे जाते हैं। कैस्पियन सागर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम वाले खूब पूछते हैं कि कैस्पियन सागर झील जो है इसके तट पर कौन सी राजधानी है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं क्योंकि इस समय उसका ही मुद्दा चल रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। देखिए इधर अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें से पहला स्थान किस देश का है, पहला स्थान, तो इसमें से सबसे पहला स्थान है आपका एस्तोनिया का। किसका है, एस्तोनिया। एस्तोनिया का नाम सुने होंगे आप, यूरोप महाद्वीप में स्थित है एस्तोनिया। पहला स्थान एस्तोनिया का है। दूसरा स्थान आपका है लग्जमबर्ग का है और तीसरा स्थान आपका है जर्मनी का। तो अपने भारत का कौन सा स्थान है इसमें, तो ये भी नोट कर लीजिए, नोट बना के लिखिए जरा, इस पर्यावरण सूचकांक में नोट बना के लिखो जरा। भारत का इस सूची में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है, तो 176वां स्थान है, 176वां स्थान है। और अगर हम बात करें ये 176वां स्थान कब का है, ये 2024 का है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि 2023 में भारत की स्थिति क्या थी, तो 2023 में भारत की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। क्या थी, 180वां स्थान था जो सबसे निचले पावदान पे था। तो भारत ने इस बार कितना 4 अंक थोड़ा स्थिति सही किया है, लेकिन 2023 नहीं, सॉरी ये 2022 की है रिपोर्ट, 23 में नहीं होता है क्योंकि ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक होता है, ये सूची इसकी प्रत्येक 2 वर्ष में बनाई जाती है। इसको भी नोट करें, प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी सूची आती है। तो इसका 2022 में भारत कौन सा स्थान था, तो 2022 में इसका स्थान था 180वां स्थान था, जो इस सूची में लगभग 180 ही देश इसमें शामिल थे। तो भारत 2022 में सबसे निचले पावदान पे था। इस बार भारत की स्थिति सही हुई है और कौन सी स्थिति आई है, देखो मैंने नोट किया है इसको, 176वां स्थान है और 2024 में ये स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, भारत में चीतों का दूसरा घर। तो पहला घर कौन सा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश वाला, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे भारत में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, इसको भी आप लिखिए जरा, भारत में चीतों का दूसरा घर। और इस चीते का जो दूसरा घर है
वो कौन सा है, तो इसको भी आपको नोट करके लिखना है। कौन सा घर है? ये लिखा हुआ है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर हम बात करें, ये चीतों का दूसरा घर भारत में इसको घोषित किया गया है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जिले के नाम लिख लीजिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है ये, मंदसौर जिले में, मंदसौर जिला। और एक जिला है आपको वहाँ का नीमच जिला। कौन सा है बेटा? नीमच जिला। इसको भी नोट करिए, मंदसौर जिला और नीमच जिला। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये फैला हुआ है। राजस्थान की सीमा को छूने वाले ये जिले। और अगर हम बात करें कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है, तो ये चिनाब नदी के तट पर है। इसको भी आप नोट करिए, चिनाब नदी के तट पर है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में चीतों का दूसरा घर कहलाया है। तो भारत में चीतों का पहला घर कौन सा था? इसको भी नोट करिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चीतों का पहला घर कौन सा था। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से चीते लाने की बात कही थी। एक था आपका नामीबिया और एक देश था आपका दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से चीते सबसे पहली बार कहाँ लाए गए थे? तो सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मंदसौर जिला और नीमच जिला में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर है और इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 19 जून को किया गया है। आज 21 जून है, 19 जून को किया गया है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहली बार किसने बनवाया था, तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसको आप लिख लीजिए, नोट करिए। आप लिखिए जरा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अगर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इसका निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। गुप्त वंश। और कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो 5वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन अगर इसी में अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि गुप्त वंश के किस शासक ने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। और कुमारगुप्त ने कब करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 437 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। देखिए, प्राचीन काल में हमारा भारत जो है शिक्षा के मामले में धर्मगुरु कहलाता था। और अगर ये न सुना होता तो आज भी हम लोग धर्मगुरु के पद पर ही होते। भारत सबसे शिक्षा के मामले में पूरी दुनिया में ये जाना जाता। लेकिन हुआ क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका विध्वंस करा दिया गया। और किसने करवाया? तो एक वंश है जिसका हम लोग नाम लेते हैं गुलाम वंश। अब गुलाम वंश बोलो और चाहे तो इसी को बोलो ममलूक वंश। क्वेश्चन कैसे आए ये पता नहीं रहता कि आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। गुलाम वंश या ममलूक वंश अगर हम बात करें, यहीं का एक पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऐबक था इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में विध्वंस कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग लाइब्रेरी जो थी, इसकी पुस्तकालय भवन जो था वो 9 मंजिल का था। और इस 9 मंजिल पुस्तकालय भवन में लगभग 9 लाख पुस्तकें थी। जब इसमें आग लगी तो कहा जाता है कि ये आग जो है लगभग 3 महीने तक जलती रही और पूरा का पूरा पुस्तकालय भवन नष्ट हो गया। वो ऐसा पुस्तकालय भवन था, कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब हमारे पास टाइपिंग मशीन भी नहीं थी तो ये पुस्तकालय भवन एक एक पुस्तकें हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी, तो जो चर्चा का विषय बना हुआ था। अब अगर हम बात करें तो ये विध्वंस किसने करवाया था, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का
सेनापति कह दीजिए, सेनापति था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था, इसी का हम लोग बोलते हैं ममलूक वंश। अगर थोड़े से हम और चर्चा करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय पुनः ये चर्चा में कैसे आया, तो इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्रियाँ हैं, सुन लीजिए। इसको पुनर्जीवित करने के लिए, मैंने क्या बताया आपको, पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आए थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम याद रखिए। इन्होंने ये बात कब कही थी? तो इन्होंने ये बात 2006 में कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए। ये बात आप याद रखना। फिर अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 2015, उस समय शासन किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो उन्होंने एक टीम गठित किया कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः जीवित किया जाए और इसमें पुनः शिक्षा प्रदान की जाए। तो 1 सितंबर 2015 को इसमें 15 स्टूडेंटों का या 15 छात्रों का एडमिशन किया गया और पुनः यहाँ पे शिक्षा का केंद्र बनाया गया। ये 2015 की बात है। और अगर अब बात करें 2000, इस समय चल रहा है 24, तो उसी नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भवन और एक नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और क्या पढ़ना है जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।